Hello everybody, welcome to this new lecture in the statistical mechanics series. Okay. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो एक्चुअली मैं अभी थोड़ा यहाँ पे उसकी बात करूँगा. बट बिफोर दैट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम दो लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, क्लासिकल एंड क्वांटम. ओके, हम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. लेकिन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी आप उससे प्रॉपर रिजल्ट्स निकाल सकें जो क्लासिकल डोमेन में ही एप्लीकेबल हुए हैं. लेकिन उन रिजल्ट्स को भी डिराइव करने के लिए बेसिकली आपको क्वांटम मैकेनिक्स से दो आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है, दो क्वांटम आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ती है. एक ये है जिसे हम कहेंगे फाइनाइट साइज ऑफ सेल या स्टेट इन फेज स्पेस. ये हमारा अभी का डिस्कशन इसी के अराउंड है. ओके, दैट कम्स. और दूसरा एक और फीचर जिसकी क्वांटम मैकेनिक्स से ज़रूरत पड़ती है इवन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, वो है इनडिस्टिंग्विशबिलिटी ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. ओके, जैसे हम बाद में गिब्स पैराडॉक्स की बात करेंगे, उस तरह के फीचर्स को समझने के लिए आपको क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी इनडिस्टिंग्विशबिलिटी का नोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. ओके, तो अब इस पे चलते हैं. ये फाइनाइट साइज ऑफ सेल, और ये सबसे मेरा मतलब क्या है, साइज ऑफ एलिमेंट्री सेल इन फेज स्पेस. ओके, आप एक एग्जांपल लेते हैं. माना एक सिंगल पार्टिकल, एक आप वन डायमेंशन में सोचिए, और स्पेसिफिक एग्जांपल अगर मैं दूं तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर. वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इस तरह का सिस्टम होता है. स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच्ड है. आपने मास को डिस्प्लेस किया तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है. ओके, इस सिस्टम का फेज स्पेस अगर प्लॉट करें तो फेज स्पेस इसका टू डायमेंशनल होगा. एक कोऑर्डिनेट एक्स है और एक करस्पॉन्डिंग मोमेंटा पी एक्स और पी एक्स. लेट मी राइट ओवर देम. तो आपका फेज स्पेस इस तरह का बना. और इस सिस्टम की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जब ये कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो फेज स्पेस में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करता है वो एक्चुअली एक इलिप्स होता है. ठीक है, माना आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी कम है, आपने उसे कम डिस्प्लेस करके वाइब्रेशन के लिए छोड़ दिया, तो वो इस इलिप्स के अलॉन्ग उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट मूव करेगा. और अगर आपने उसको ज़्यादा एम्पलीट्यूड देके छोड़ा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा बड़े इलिप्स में. ओके, ये इलिप्स वाला पॉइंट अगर क्लियर नहीं है आगे आ जाएगा. वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स से यू नो इट. ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे इस ट्रेजेक्ट्री से अभी मतलब नहीं है. पॉइंट ये है, ये जो फेज स्पेस है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, इसमें इसका हर एक पॉइंट का मतलब वहाँ पे एक्स और पी की एक वैल्यू है, तो वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. वो हार्मोनिक ऑसिलेटर मेरा इस स्टेट में भी हो सकता है. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकता है वो इस स्टेट में हो, या इस स्टेट में हो, या इसमें. ये जो एक्स और पी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ओके, और लेकिन क्लासिकली हर पॉइंट का मतलब मैथमेटिकली जिसको बोलते हैं हम साइज जीरो, हर पॉइंट एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे माना ये इस फिगर में देखिए, माना ये फिर से वो फेज स्पेस है. ये पॉइंट मतलब आप किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट उस समय x है और जिसका मोमेंटम उस समय px है. लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल नज़दीक का एक पॉइंट लें, माना ये वाला पॉइंट के x की वैल्यू a और p की वैल्यू b थी, अगर आप इसके बहुत नज़दीक एक पॉइंट लेते हैं जिसके लिए x की वैल्यू a प्लस एप्सिलॉन 1 है और p की वैल्यू b प्लस एप्सिलॉन 2 है, थोड़ा सी उस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बोलूँ, इस फेज स्पेस में कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट से बहुत इन्फिनिटिसिमली डिफरेंट हैं, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो ये भी अपने आप में एक दूसरी स्टेट होगी. क्योंकि क्लासिकली आप x और p को आर्बिट्री प्रिसीजन से मेज़र कर सकते हैं. वहाँ पे अनसर्टेनिटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है. तो x को अगर आपने a वैल्यू तक नापा तो आप उसको a प्लस एप्सिलॉन वैल्यू भी उसकी नाप सकते हैं, थोड़ा सी और चेंज करके. और p की वैल्यू कोई b थी तो p की वैल्यू b प्लस एप्सिलॉन 2 भी आप नाप सकते हैं. तो ये एक अलग स्टेट है. ये पॉइंट a कॉमा b के करस्पॉन्डिंग है, और ये पॉइंट a प्लस एप्सिलॉन 1 b प्लस एप्सिलॉन 2 के करस्पॉन्डिंग है. और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आप कितने भी छोटे बना सकते हैं. इसका मतलब हर पॉइंट जो इसमें, पॉइंट का मतलब साइज जीरो, इस फेज स्पेस का हर एक पॉइंट एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम इस क्लासिकल नोशन से वर्क करें तो तब तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से मतलब है कितने पॉइंट्स आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं. कितने पॉइंट्स कहाँ प्लॉट कर सकते हैं, ये सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है. पूरे के पूरे फेज स्पेस में, पूरे के पूरे फेज स्पेस का मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और p की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. पर माना हम पूरे फेज स्पेस की बात नहीं भी कर रहे हैं, आपका फेज स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है. माना आपको पता है आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो 10 से और माइनस 10 के बीच वाइब्रेट कर रहा है, तो x जो आपका रेलिवेंट x एक्सिस पे जो आपका रेलिवेंट स्पेस है वो माइनस 10 से प्लस 10 तक हो गया. ऐसे ही आपको पता है कि उसका मोमेंटम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो है से वो 20 यूनिट्स के बराबर है फॉर एग्जांपल. तो p की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 20 और मिनिमम वैल्यू माइनस 20. तो आपका जो फेज स्पेस है
वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, इनफैक्ट वो ये बाउंड्री भी नहीं होगी, वो इलिप्स होगा इसके अंदर। बट लेट मी गो दिस, आपको पूरे फेज स्पेस भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिस्टम में कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखी होंगी, माना आपको एनर्जी की कंस्ट्रेंट दे रखी है या कोई और कंस्ट्रेंट दे रखी है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे आपको पता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं होता है और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 20 से ज़्यादा नहीं है, तो फिर उसका फेज स्पेस, पूरा फेज स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ना होके केवल ये बॉक्स हो गया। ओके लेकिन इसके बावजूद अगर इस बॉक्स के अंदर एक एक पॉइंट एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप पॉइंट्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर? इनफाइनाइट। पॉइंट मतलब साइज 0, तो साइज 0 की यहाँ आप कितनी एंट्रीज फिल कर सकते हैं? इन्फिनिटी। तो करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टेट्स जो हमारी हो गई वो कितनी हो जाएंगी? इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम इसी सिचुएशन को क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एनालाइज करें, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है? एक्स और पी एक्स को दोनों को आप आर्बिट्री प्रिसीजन के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। और इन जनरल आप केवल एक्स और पी एक्स ना सोचें, कोई भी कॉन्जुगेट पेयर ऑफ वेरिएबल्स है क्यू जे और उसका करस्पॉन्डिंग पी जे, तो उनके बीच एक अनसर्टेनिटी टाइप का रिलेशन हमारा आता है। तो कोई भी क्यू और पी के बीच अनसर्टेनिटी है। अगर आप एक्स और पी एक्स के टर्म में सोच रहे हैं तो एक्स और पी एक्स के बीच, वाई और पी वाई, जेड और पी जेड, और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पार्टिकल है, माना 3 डायमेंशन में आपके पास 2 पार्टिकल हैं, तो पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, z1 और करस्पॉन्डिंग मोमेंटा px1, px2, px1, py1, pz1 फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, और ऐसे ही सेकंड पार्टिकल के। तो इनमें से हर एक जो कॉन्जुगेट पेयर है उनके बीच एक अनसर्टेनिटी रिलेशन है। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन से क्या होता है? अगर अगेन आप उसे ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए, अनसर्टेनिटी रिलेशन कुछ ऐसा कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस। एक्चुअल रिलेशन भी वैसे हमें क्वांटम मैकेनिक्स से पता है, जनरलाइज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हमने बात की थी, डेल ए स्क्वायर इंटू डेल बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 मॉड स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। तो एक्चुअल रिलेशन में वैसे यहाँ एच क्रॉस बाई 2 आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, पर वो मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन भी चीज़ ये है, एक्स और पी की जो अनसर्टेनिटी है वो एच या एच क्रॉस के ऑर्डर की होती है। इसका क्या मतलब है? माना ये कोई स्टेट है, मैं सिंबॉलिकली दिखा रहा हूँ अगेन, फेज स्पेस में ये पॉइंट अभी तक आप कह रहे थे ये एक स्टेट है, लेकिन अब आप स्टेट का जो एक्स है उसको प्रिसाइजली एब्सोल्युटली तो नाप ही नहीं सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। माना वो अनसर्टेनिटी ये है डेल्टा एक्स, और अगर आपने पोजीशन में अनसर्टेनिटी कुछ है डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स इतना होना जरूरी नहीं है, आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। इस डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। और ये डेल्टा एक्स की अनसर्टेनिटी जितनी भी हो, इसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा पी एक्स में अनसर्टेनिटी होगी, डेल्टा पी में, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? एच के ऑर्डर का। मैं एच के ऑर्डर या एच क्रॉस के ऑर्डर का कह रहा हूँ। हमारा इस लेक्चर का एम एक्चुअली ये एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालना है, एग्जैक्टली इस केस में ये प्रोडक्ट किस टाइप का बनता है। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकली क्या हो रहा है, आप एक स्टेट का स्पेसिफिकेशन किसी पॉइंट से नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पॉइंट का मतलब तो क्या हो गया, माना इस पॉइंट को आप सोचें, इस पॉइंट का मतलब एक्स की एग्जैक्टली ये वैल्यू और पी की एग्जैक्टली ये वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी के कारण आप एक स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक स्टेट के लिए इस 2 डायमेंशनल फेज डायग्राम में आप सोचें, एक बॉक्स है, एक ग्रिड या एक बॉक्स है। बॉक्स क्यों है? क्योंकि एक्स में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहने वाली है और पी में भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहने वाली है। तो जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स के व्यू पॉइंट से अगर सोचते तो फेज स्पेस में हर एक पॉइंट एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसके कारण जब अगर हम स्टेट्स की काउंटिंग करने लगें, कुल मिला के सिस्टम में कितनी स्टेट्स इस समय पॉसिबल हैं, तो वो नंबर आपका कितना बनेगा? इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के आइडिया को इंट्रोड्यूस करें तो इमीडिएटली बस एक बात जो पता लगती है कि एक स्टेट इस फेज स्पेस में एक फाइनाइट वॉल्यूम, इसे हम 2 डायमेंशन में वॉल्यूम ही कहेंगे, जनरल नाम हम वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी स्टेट फेज डायग्राम में एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जीरो वॉल्यूम नहीं होता है, फाइनाइट वॉल्यूम। तो फाइनाइट वॉल्यूम होने से क्या है, माना आप फिर से ये वाली पिक्चर इमेजिन कीजिए कि मेरा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका रेलिवेंट फेज स्पेस केवल ये वाला है। तो अगर एक स्टेट इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है तो हमारा जो रेलिवेंट फेज स्पेस है उसके अंदर हो सकता है ऐसे छोटे वाले हो सकता है 20 डब्बे फिक्स हों। 20 डब्बे फिक्स होने का मतलब कुल मिला के इस समय सिस्टम की 20 स्टेट्स एक्सेसिबल हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोशन है जो क्वांटम मैकेनिक्स से ही आ पाता है। क्वांटम मैकेनिक्स से आपको ये नोशन पता लग रहा है कि एक स्टेट फेज स्पेस में एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है।
रफ कैलकुलेशन हमें बता रही है वो वॉल्यूम लगभग एच क्रॉस के ऑर्डर का होता है, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मल्टीप्लिकेशन कितना है, एच क्रॉस के ऑर्डर का होता है अनसर्टेनिटी से। तो आपको एक रफ आइडिया वैसे पता लग चुका है। फेज स्पेस में अगर केवल सिस्टम का एक पोजिशन कोऑर्डिनेट है और तब एक मोमेंटम करस्पॉन्डिंग मोमेंटम है, तो उस केस में जो फेज स्पेस का में वॉल्यूम है वो किस ऑर्डर का है, एच क्रॉस का। अभी हम इस आंसर को रिफाइन करेंगे, प्रॉपर आंसर हम इसका निकालेंगे, बट इस लेक्चर का एम यही है। ओके, तो अब हम इस नोशन से वर्क करेंगे हमेशा कि फेज स्पेस सेल्स से मिलकर बना। इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं सेल कहूँगा। आप सेल हमेशा ना सोचें ये 2 डायमेंशनल फिगर को मैं सेल कह रहा हूँ। माना आप किसी ऐसे सिस्टम में जाते हैं जहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, माना एक्स और वाई, और करस्पॉन्डिंग 2 मोमेंटा हैं पी एक्स और पी वाई, तो इस समय आपका फेज स्पेस बनेगा 4 डायमेंशनल। अब 4 डायमेंशनल में फिगर में बना भी नहीं सकता हूँ, बट 4 डायमेंशनल। इस समय सेल का मतलब क्या होगा, इस समय सेल का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसकी 4 डायमेंशंस हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉक्स तो मैं बनाने की कोशिश भी कर सकता हूँ, 4 डायमेंशन वाला मैं बना भी नहीं सकता हूँ। आपसे हाइपर क्यूब या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो हम इसे स्क्वायर कहते हैं, 3 वाले को क्यूब कहते हैं, तो उसी का जनरलाइजेशन हाइपर क्यूब। ओके, तो वो लेकिन वो सेल जो है, एक सेल जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करी, ये एक स्टेट का साइज है। तो एक स्टेट फेज स्पेस में एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ओके, सो द फेज स्पेस, पूरा फेज स्पेस जो है इस तरह के सेल से मिलकर बना होगा। ओके, और एक सेल का मतलब है एक स्टेट। ओके, दैट इज अ स्टेट ऑक्यूपाइज अ फाइनाइट साइज, साइज का मतलब जनरल नाम मैं वॉल्यूम कहूँगा, ए फाइनाइट वॉल्यूम इन दी फेज स्पेस। और इसका कितना, उसका एक हमें एस्टिमेट मिल गया है इस 1 डायमेंशनल केस के लिए, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। एक स्टेट फेज स्पेस में लगभग कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, एच क्रॉस के ऑर्डर का। ओके, अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माना 4 डायमेंशनल फेज स्पेस हो, एक्स और वाई और पी एक्स और पी वाई, अगर आपका फेज स्पेस 4 डायमेंशनल है तो इस समय जो आपका सेल बनेगा उसका साइज़ लगभग एच क्रॉस ऑर्डर के उसका होगा। कैसे, क्योंकि एक्स और पी एक्स के बीच भी इस तरह की अनसर्टेनिटी है, और y और पी वाई के बीच भी इस तरह की अनसर्टेनिटी है। किस ऑर्डर की, एच क्रॉस और एच क्रॉस। तो अब वो जो डब्बा है उसकी x वाली साइड और पी एक्स वाली साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लगभग एच क्रॉस के ऑर्डर का नंबर मिल रहा है, और y और पी वाई वाली साइड को मिला के फिर से एच क्रॉस के ऑर्डर का नंबर मिल रहा है। तो उसका टोटल वॉल्यूम इन चारों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा जो एच क्रॉस स्क्वायर के ऑर्डर का होगा। ओके, अब इस आंसर को हमने रिफाइन करना है इस लेक्चर में एक्चुअली, और मैं आपको एक्चुअल आंसर पहले दे देता हूँ। एक्चुअली जहाँ पे मैं आपको एच क्रॉस कह रहा हूँ कि वो जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमें अभी तक पता लगा इस सेल का साइज़ एच क्रॉस होता है, लेकिन एक्चुअली वो एच क्रॉस नहीं होकर एच होता है। ऐसे ही अगर एक्स वाई और पी एक्स पी वाई 4 डायमेंशनल आपका फेज स्पेस है तो उस समय एक सेल का जो साइज़ है वो एच का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यही हमने इस लेक्चर में शो करना है। अच्छा, तो इस कंक्लूजन से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, स्टेट फाइनाइट वॉल्यूम इन फेज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्लासिकल पिक्चर तो ये कह रही थी ये पॉइंट एक स्टेट है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, 0। तो फिर आपका रेलिवेंट फेज स्पेस जो भी हो, रेलिवेंट फेज स्पेस मतलब माना आप इस फिगर को समझिए, मेरा सिस्टम केवल इन वाली स्टेट्स में रह सकता है, इस बाउंड्री से बाहर मेरा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो फिर भी इस बाउंड्री के अंदर भी आप पॉइंट्स कितने प्लॉट कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो क्लासिकली अगर हम नोशन रखते तो सिस्टम के टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स कितनी होती, इन्फिनिटी। लेकिन अब अगर हर स्टेट का एक साइज़ है, वो साइज़ बहुत स्मॉल है, अभी हम देखेंगे एच के ऑर्डर का, लेकिन उसका एक फाइनाइट साइज़ है, तो इस वॉल्यूम के अंदर कुल मिला के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेज ही तो आ पाएंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेज मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स क्या हो जाएंगी, हमारी फाइनाइट हो जाएंगी, वो एक कैलकुलेबल नंबर बन जाएगा। ओके, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स उसी नंबर के आधार पे हम डेवलप करते हैं, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स जो है वो उसी से हमारी स्टैट मैक डेवलप होती है। दिस तो इफ़ द एक्सटेंट ऑफ फेज स्पेस इटसेल्फ इज़ नॉट इन्फिनिटी। ओके, एक्सटेंट ऑफ फेज स्पेस का मतलब वैसे तो पूरा इन प्रिंसिपल तो पूरा फेज स्पेस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स और पी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, पर आपके सिस्टम पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, आपको पता है ये 10 और -10 से आगे नहीं जाता है, और मोमेंटम भी इसका इतने और इतने से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स्ड है। अगर उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो एनर्जी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो एनर्जी की कंजर्वेशन के कारण एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है, तो फिर एनर्जी की मोमेंटम भी किसी पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा नहीं है। तो आपका रेलिवेंट जिसे मैंने वो लिखा है द एक्सटेंट ऑफ फेज स्पेस, पूरा का पूरा फेज स्पेस मेरे काम का नहीं है इस समय। मेरे सिस्टम में फेज स्पेस का कुछ पार्ट ही रेलिवेंट है, एक्सटेंट ऑफ फेज स्पेस, तो सारी की सारी स्टेट्स एक्सेसिबल नहीं है। ऐसे छोटे छोटे डब्बे अगर मैं पूरे स्पेस में नापूँ तो वो नंबर तो इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन मुझे वो पूरे स्पेस में काउंटिंग नहीं करनी है, मेरा जो एक्सेसिबल फेज स्पेस है उसके अंदर काउंटिंग करनी है, तो वो नंबर क्या रहेगा, फाइनाइट। ओके, दिस। अच्छा,
वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जैसे स्पेसिफिक बात करें उसको हम अभी यहाँ भी देखेंगे। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्रीज होती हैं वो इलिप्स होती है। ओके, इलिप्स माना एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी ई है तो उसका इलिप्स माना ये बना फेज स्पेस में, और एक दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर है या वही हार्मोनिक ऑसिलेटर बाद में उसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा ई प्लस डी, तो उस समय उसकी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, ये बनेगी। तो माना आपको ये पता है सिस्टम के बारे में, आपको सिस्टम में कंस्ट्रेंट केवल ये दे रखी है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है और उसकी एनर्जी ई से लेकर ई प्लस डी के बीच है। एनर्जी में बेसिकली आप सोचें, आप थोड़ा एनर्जी में अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से आप जानते हैं एनर्जी की वैल्यू को आप कभी भी प्रिसाइजली स्पेसिफाई वैसे भी नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा स्पेसिफिकेशन ऐसा ही कर सकते हैं कि भाई इस सिस्टम की एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच है। तो माना ये, तो इस समय आपको पता है आपका जो ऑसिलेटर है उसकी जो फेज स्पेस में जो उसका पर्टिकुलर पॉइंट आएगा या पर्टिकुलर सेल आएगा वो केवल इस और इस इलिप्स के बीच में लाई कर सकता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सवाल पूछें, अच्छा अगर ऐसा भी है, माना हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ई और ई प्लस डी के बीच है, तो इस समय उस हार्मोनिक ऑसिलेटर को कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं? माना एक डब्बे का वॉल्यूम इतना है, मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डब्बा, एक सेल इतना बड़ा है ये, और टोटल एक्सेसिबल फेज स्पेस केवल इस समय शेडेड वाला पार्ट है। ये वाला पॉइंट एक्सेसिबल क्यों नहीं है, या ये यहाँ पे वाला ब्लॉक एक्सेसिबल क्यों नहीं है? क्यों? इसकी एनर्जी ई से कम हो जाएगी। यहाँ वाला एक्सेसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ई प्लस डी से ज़्यादा। मुझे ये बताया गया है हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ई से ऊपर और ई प्लस डी से कम है। तो मतलब मुझे केवल कौन से वाले बॉक्सेस काउंट करने हैं जो इस वॉल्यूम या इस एरिया के अंदर आ रहे हैं। तो वो नंबर फाइनाइट तो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माना ऐसे 10 डब्बे इसके अंदर फिट हो गए, तो हम बोलेंगे हमारे सिस्टम को कितनी स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, 10 स्टेट्स। सो जो फाइनाइट वॉल्यूम हमने एसोसिएट किया एक स्टेट के साथ, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने आइडिया इंट्रोड्यूस किया, तो उससे ये पता लग रहा है जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स होती हैं किसी सिस्टम में जिस पे हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रखी हैं, वो क्या हो जाते हैं, फाइनाइट हो जाती है। वो नंबर बहुत लार्ज हो सकता है, ये नंबर मैं यहाँ पे 10 आपको बता रहा हूँ, ये नंबर 10 नहीं होगा, ये बहुत बहुत एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज नंबर्स होते हैं, बट स्टिल दे आर फाइनाइट, दे आर नॉट इनफाइनाइट। ओके, यस। अच्छा, अब मैं इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सेल इन फेज स्पेस। तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल केस से स्टार्ट करता हूँ जो हमारे लिए होगा वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्लासिकली आप इस सिस्टम को कहते हैं F = -kx या पोटेंशियल हाफ kx स्क्वायर या हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। क्वांटम में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है एक्चुअली इसके अंदर इस सिस्टम की फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री कंटेंट है। कैसे? आप इसे एक्स स्क्वायर के साथ ये बाकी जितना फैक्टर है और ये ई को भी इधर ले आओ, उस सब को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो ये ई अगर यहाँ नीचे आएगा 2e और m ओमेगा स्क्वायर और p²/2me, ई को इधर ले आए बराबर 1। एक्स और p के बीच एक रिलेशन है किस फॉर्म का, x² प्लस p² = 1 इलिप्स की इक्वेशन। अगर मैं xp प्लेन में इसको प्लॉट करूं, xp प्लेन मतलब फेज डायग्राम, अगर मैं इस सिस्टम का फेज डायग्राम प्लॉट करूं तो वो मेरा एक इलिप्स बनता है। ओके, इसीलिए हम कह रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, इलिप्स होती है। जैसे जैसे सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर आपका मूव कर रहा है, उसकी कुछ एनर्जी कुछ फिक्स्ड है और वो लगातार ऑसिलेट कर रहा है, तो पहले उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट अगर ये था तो थोड़ी देर बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ये वाला बनेगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। पॉइंट का मतलब आप बॉक्स सोचिए, ठीक है, वो सोचिए, हम उसे हमेशा कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, पर आपको एक समझना है रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट का स्पेसिफिकेशन हम केवल एक पॉइंट से नहीं कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट इस सेल के अंदर लाई कर रहा है। ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ग्रेजुअली इस ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस करेगा। ओके, दिस। और इस इलिप्स के अगर आप यहाँ से ए और बी की वैल्यू रीड करना चाहें, जिन्हें हम सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं, ए है √2e और m ओमेगा स्क्वायर और बी है √2me। ए और बी की वैल्यू अगर आपको इस इलिप्स के लिए पता लग गई, किस इलिप्स के लिए, जिसकी एनर्जी ई है, ऐसा हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसकी एनर्जी ई है, उसके लिए ये जो इलिप्स का एरिया है, इलिप्स का एरिया मतलब फेज स्पेस में जितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है उस रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ने, वो इतना है। और इलिप्स का एरिया होता है πAB। मैंने एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया और नीचे ई लिखा है, मतलब ये उस वाले इलिप्स का एरिया है जिसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी ई है, तो उसका एरिया πAB और ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू ये, तो आप मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया बना π2e और ओमेगा। अब यहाँ पे अगेन हम क्वांटम मैकेनिक्स का से अपना आंसर लाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से वन डायमेंशनल केस में हमें पता है कि उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो
n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा टाइप के होते हैं। ओके, लोएस्ट एनर्जी लेवल के लिए n इक्वल टू 0, क्वांटम नंबर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 होती है और करस्पॉन्डिंग एनर्जी हाफ एच क्रॉस ओमेगा। अगली स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 होता है, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा। अगली स्टेट के लिए n बराबर 2, 5/2 एच क्रॉस ओमेगा। ये मिनिमम वाली एनर्जी को हम 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, हाफ एच क्रॉस ओमेगा। और इससे ऊपर वाले हर लेवल की एनर्जी पिछले वाले से एच क्रॉस ओमेगा ज़्यादा होती है, हाफ से 3/2, 3/2 से 5/2, 5/2 से 7/2। तो ये ओके। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज़ करूँ तो एरिया करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ई, अब एनर्जी ई खुद एन पे डिपेंड कर रही है, तो मैं उसे अब लिख रहा हूँ एरिया करस्पॉन्डिंग टू द क्वांटम नंबर एन। ठीक है, क्योंकि ई खुद एन पे डिपेंड करता है, तो मैं एरिया के साथ एन लिख रहा हूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन में मैंने ई की जगह ये वाला एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस बिकम्स दिस। अगर आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर nth क्वांटम स्टेट में है, nth क्वांटम स्टेट मतलब ये वाली की, ये वाली की, ये वाली की, ये वाली, n बराबर 0 वाली की, 1 वाली या 2 या 7 या 20 वटेवर, अगर आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर nth क्वांटम स्टेट में है तो फेज स्पेस में उसका डायग्राम बनेगा तो इलिप्स, पर वो इलिप्स का उस समय एरिया कितना होगा, n प्लस हाफ। आप देख सकते हैं n के साथ ये एरिया बढ़ रहा है, लोअर क्वांटम स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो n की वैल्यू बहुत कम है। जैसे जैसे हायर स्टेट्स में जाएगा, हायर स्टेट में जाता है तो एनर्जी भी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो इलिप्स भी आपका क्या होता है, बड़ा होने लगता है। वो आप देख रहे हैं यहाँ से एरिया उसका बढ़ रहा है। तो अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं एन की कुछ वैल्यू के लिए, ये एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये इलिप्स का एरिया कितना बन रहा है एन इक्वल टू 0 स्टेट के लिए। एन की जगह 0 रखो, उस एरिया को मैंने A0 लिखा, हाफ एच। एन की जगह 1 रखा, A1 बराबर 3/2 एच। एन की जगह 2 रखा, 5/2 एच। इन जनरल एन की जगह n फॉर्मूला है आपका an+1 हाफ एच है। और अगर आप n की जगह n+1 रखें, मतलब उससे अगली वाली स्टेट, nth स्टेट के लिए इलिप्स का एरिया इतना, और n+1th स्टेट के लिए इलिप्स का एरिया इतना। अगर आप इनमें से किसी भी दो कंसेक्यूटिव एरियाज़ को सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से इसे घटाओ, n इक्वल टू 1 वाले में से n इक्वल टू 0 वाले इलिप्स का एरिया घटाओ, 3/2 एच में से 1/2 एच गया h, 5/2 एच में से 3/2 एच गया h, n+3/2 एच में से n प्लस हाफ एच गया h। क्या मतलब है इस चीज़ का, ये n बढ़ रहे हैं, n बढ़ने का मतलब, n एक बढ़ने का मतलब एक और स्टेट आपकी आ गई है, n इक्वल टू 0, यहाँ तक इस एनर्जी तक सिस्टम के पास केवल एक स्टेट पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इस एनर्जी लेवल पे पहुँच गए, किस पे, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, तो 3/2 एनर्जी तक अगर सिस्टम रख सकता है अपने पास, तो 3/2 एनर्जी तक, 3/2 एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी तक उसके पास दो स्टेट्स पॉसिबल है। एक ये वाली स्टेट जिसकी एनर्जी हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है, और दूसरी स्टेट ये वाली जिसकी एनर्जी होती है 3/2। ओके, तो ये ओके। अच्छा, तो हर बार जब हम एक नई स्टेट ऐड कर रहे हैं, इस फिगर में तो नई स्टेट का मतलब ये, और इसके बाद अगली स्टेट ये, और अगली स्टेट ये, लेकिन फेज डायग्राम में नई स्टेट ऐड करने का मतलब क्या है, लोएस्ट वाली जो स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग इलिप्स है, लेकिन उस इलिप्स का साइज़ कितना है, हाफ एच। ये मैंने सबसे अंदर का जो इलिप्स बनाया है, जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, ये ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग का इलिप्स है। यहाँ मैंने इस ग्राउंड स्टेट से नीचे के पार्ट को ब्लू कलर कर रखा है, ब्लू, और यहाँ वो करस्पॉन्डिंग ये है। अब आप इसमें से हम एक स्टेट और ऐड करते हैं, ग्राउंड स्टेट से ऊपर एक स्टेट और ऐड करते हैं, n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वाली। तो अब इस डायग्राम में तो वो स्टेट हम ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अगर मैं इस फेज स्पेस में उस डायग्राम को दिखाऊं, नई स्टेट का एरिया कितना है, 3/2 एच। 3/2 एच एरिया वाला इलिप्स ये है, ये इसका पूरा एरिया 3/2 एच है इसके अंदर। लेकिन इस एरिया और इस एरिया का डिफरेंस कितना है, नए इलिप्स और पुराने इलिप्स का, n बराबर 1 वाले इलिप्स और n बराबर 0 वाले इलिप्स का एरिया का डिफरेंस कितना है, h। मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है केवल ये पहले वाला जो इलिप्स था ग्राउंड स्टेट का इलिप्स, और ये जो नया वाला इलिप्स है, इनके बीच का एरिया। एक नई स्टेट ऐड करने पे फेज स्पेस में आपको कितना एक्स्ट्रा एरिया प्रोवाइड करना पड़ रहा है, h। ये जो ग्रीन एरिया है ये कितने के बराबर है, h के बराबर है। अगर आप ये सबसे अंदर वाले एरिया की बात करें, ब्लू वाले की, ये h/2 के बराबर है। h/2 प्लस h मिलके हो गया 3/2। एक और स्टेट अगर हम ऐड करना चाहें, इस डायग्राम में वो स्टेट हमें ऐसे दिखती है, पर इस फेज डायग्राम में वो स्टेट कैसे दिखेगी, उस वाले इलिप्स का कुल एरिया कितना बनना है, 5/2 एच। 5/2 एच वो एरिया कैसे बनेगा, पुरानी वाली जो स्टेट तक का एरिया है h/2 प्लस h, 3/2 एच बन चुका है, उसमें अगर आप एक h एरिया और जोड़ दें, जिसको मैंने रेड से दिखाया है, तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, 5/2। तो हर बार जब हम एक नई स्टेट ऐड करते हैं, अब इस पिक्चर को भूल जाओ, फेज स्पेस में हर बार जब एक नई स्टेट ऐड हो रही है तो एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, h।
सबसे अंदर का एरिया h/2 वो तो 0 पॉइंट एनर्जी के कारण आ रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही आता है वो भी, वो वाला नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप एक एक स्टेट ऐड करते हैं तो एडिशनली फेज स्पेस में कितना एरिया ऐड हो रहा है, h, हाफ h में h जोड़ा 3/2h, उसमें h जोड़ा 5/2h, इन जनरल n+12h में फिर से h जोड़ा n+3/2h। तो एक एक स्टेट कितना नया एरिया ऐड कर रही है, h। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, एक स्टेट फेज स्पेस में कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, h। तो इन एवरी न्यू स्टेट ऑक्यूपाइज एन एडिशनल एरिया इक्वल टू h। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सेल इन फेज स्पेस। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फेज स्पेस में एक एक सेल का जो वॉल्यूम है, सेल मतलब एक स्टेट, एक सेल मतलब एक स्टेट, एक एक स्टेट का साइज कितना होता है, h⁻1। वैसे उसे h लिखना चाहिए था, लेकिन आगे के डिस्कशन के लिए मैंने उसे h⁻1 लिखा है। तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए बहुत सिंपल से एनालिसिस ने हमारे शो कर दिया कि फेज स्पेस इस समय 2 डायमेंशनल होता है और एक सेल का साइज कितना होता है, h होता है। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे शो करना चाह रहे थे कि वो फैक्टर h क्रॉस ना होके एग्जैक्टली कितना होता है, h। लेकिन अब हम इसे जनरल केस में करते हैं। ओके, अगेन मैं मोस्ट जनरल केस में नहीं कर रहा हूँ, 3D में सिंगल पार्टिकल इन 3D के लिए इसे सॉल्व करते हैं। सिचुएशन ये है, ये पिछले वाले लेक्चर की तरह का कुछ एनालिसिस है। आपके पास एक सिंगल पार्टिकल है जिसका मास m है और आपने उसको एक रिजिड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। रिजिड बॉक्स के अंदर रखने का मतलब बॉक्स की डायमेंशन Lx, Ly, Lz है। बॉक्स के अंदर वो पार्टिकल पूरी तरह फ्री है, लेकिन वो बॉक्स से बाहर नहीं आ सकता है। मतलब पोटेंशियल के टर्म में कहें तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है और बॉक्स के बाहर पोटेंशियल है इन्फिनिटी। बॉक्स की वॉल से एस्केप करके बाहर नहीं आ सकता है। ओके, और माना हमारे पार्टिकल की कुछ फिक्स्ड एनर्जी है E, 0 से ज़्यादा, मिनिमम एनर्जी 0, उससे ऊपर कोई पॉजिटिव एनर्जी है, 5 लो 10 लो, फिक्स्ड है। ओके, सम एनर्जी वैल्यू E आर्बिट्री है, आप अपनी मर्जी से उस एनर्जी को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने फिक्स कर दिया फिर हम उसी एनर्जी की बात करेंगे, अदरवाइज वो जो आप अपने मर्जी से उस एनर्जी के लेवल को सेट कर सकते हैं। अब हम फिर से, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अप टू एनर्जी E, जिसको हमने NE या N टोटल E लिखा था, वो नंबर हमने कंप्यूट किया था, वो नंबर इतना आया था। ओके, ये पिछले लेक्चर में हमने कवर किया है, ये नंबर मैंने फिर से यहाँ पे नोट किया। लेकिन अब मेरा पहला सवाल ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये तो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एनर्जी E तक कुल इतनी स्टेट्स हैं। अगर उस तरह से कल वाले लेक्चर को आप याद करें, पिछले लेक्चर को, ये कोई एनर्जी की वैल्यू E है, पर्टिकुलर वैल्यू, इस एनर्जी तक कुल कितनी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये नंबर है। लेकिन अब अगर मैं इस सिस्टम का फेज स्पेस डायग्राम प्लॉट करूँ तो फेज स्पेस डायग्राम में ये जो स्टेट्स हैं, एनर्जी E तक की जो स्टेट्स हैं, ये कुल मिला के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, फेज स्पेस में कितना वॉल्यूम। ये ऐसा ही सवाल है, इस एनर्जी तक 2 स्टेट्स आ जाती हैं, स्टेट्स का नंबर तो 2 हैं, पर ये 2 स्टेट मिला के कुल फेज स्पेस में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, 3/2h। ऐसे ही इस लेवल तक, इस एनर्जी तक, इस एनर्जी की वैल्यू है 5/2h क्रॉस ओमेगा। 5/2h क्रॉस ओमेगा तक कितनी स्टेट्स हैं, 1 2 3 स्टेट्स 3 हैं, लेकिन वो कुल मिला के कितना एरिया ऑक्यूपाई करती हैं, 5/2h। तो वैसा ही सवाल यहाँ पे है, नंबर ऑफ स्टेट्स तो ये हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं पहले, लेकिन हम अभी जानना चाह रहे हैं कि फेज स्पेस में ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं। क्योंकि अगर मैं इस नंबर को निकाल पाया तो मैं एक एक स्टेट द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम या एरिया निकाल सकता हूँ। माना ये बना 10, आपके पास 10 स्टेट्स हैं कुल E एनर्जी तक, और वो 10 स्टेट्स मिलके माना 50 यूनिट एरिया ऑक्यूपाई कर रही हैं फेज स्पेस में। तो एक एक स्टेट के इससे कितना एरिया आया, एरिया या वॉल्यूम 50/10, 5 यूनिट्स का। तो वही हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं, हाउ मच वॉल्यूम डू दीज एनी स्टेट्स, ये एनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं, हाउ मच वॉल्यूम डू दे ऑक्यूपाई टुगेदर, मिलके, इन द 6D फेज स्पेस। इस समय जो हमारा फेज स्पेस है 6 डायमेंशनल होगा, एक्चुअल स्पेस 3 डायमेंशनल है। तो एक पार्टिकल है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3 स्पेस कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, x, y, z, और उनके करस्पॉन्डिंग 3 मोमेंटा भी होंगे, px, py, pz। अब 6 डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट नहीं कर सकता हूँ, तो अब सिम्बॉलिकली जिस तरह से हम फेज स्पेस को प्लॉट करते हैं, q और p, q का मतलब इसके अंदर तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, z, और ऐसे ही p को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, मतलब px, py, pz। तो ये इस समय अगेन एक स्टेट को मैं एक सेल से रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। इस समय ये सेल 6 डायमेंशनल है। ओके, 6 डायमेंशनल प्लॉट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ। इस 6 डायमेंशनल जो एलिमेंट्री सेल है, हमें इसी का वॉल्यूम कंप्यूट करना है। लेकिन ये 6 डायमेंशनल एलिमेंट्री वॉल्यूम होगा किस टाइप का, dx इंटू dy इंटू dz इंटू dpx इंटू dpy इंटू dpz। एक साइड dx, एक साइड फिर dpx, फिर दूसरी y, dy, dpy, dz, dpz। तो एलिमेंट्री वॉल्यूम अगर इस फेज स्पेस में देखें तो वो ये है, इस नेचर का है, एलिमेंट्री वॉल्यूम dv इस नेचर का है। तो मुझे क्या निकालना है, मैं
इन स्टेट्स द्वारा ऑक्युपाइड फेज स्पेस में टोटल वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ। वो टोटल वॉल्यूम को मैंने ये लिखा है वी इन फेज स्पेस, किनका, वो एनी स्टेट्स का। क्लैरिटी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, मैं सिंपली इसे वी भी लिख सकता था लेकिन क्लैरिटी रहेगी इससे। वॉल्यूम हम फेज स्पेस में निकाल रहे हैं। कौन सा वाला वॉल्यूम, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, वो वाला वॉल्यूम जो ये एनी स्टेट्स जो हैं वो ऑक्युपाई करती हैं। खुद ये ध्यान रखें ये एनी स्टेट्स कौन सी हैं, एनर्जी ई तक की टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो एनर्जी ई तक की टोटल जितनी स्टेट्स हैं वो कुल मिला के फेज स्पेस में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही हैं वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री वॉल्यूम ये है, ठीक है, इसको रेलिवेंट लिमिट्स के बीच लिमिट इंटीग्रेट कर दो। रेलिवेंट लिमिट का मतलब मैं अभी क्लियर करता हूँ, एलिमेंट्री वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर दो। अब ये रेलिवेंट लिमिट का मतलब क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं 6 वेरिएबल्स के ऊपर इंटीग्रेशन होना है, एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जेड के ऊपर, पी एक्स पी वाई पी जेड। लिमिट्स ऑफ एक्स, जब आप एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की लिमिट्स क्या हैं, क्या एक्स हमारा -∞ से +∞ तक हो सकता है। फेज स्पेस में तो एक्स कोऑर्डिनेट -∞ से ∞ तक है, लेकिन क्या हमारा जो सिस्टम है, एक्चुअल सिस्टम, क्या उसका एक्स कभी -∞ या लार्ज नेगेटिव या लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है। अपने एक्चुअल सिस्टम को देखिए, एक्चुअल सिस्टम मेरा एक सिंगल पार्टिकल है जो इस बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी 0 से कम नहीं हो सकता है और कभी भी LX से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसके कोऑर्डिनेट्स को कन्फाइन कर रखा है 0 से लेकर LX के बीच। ये मेरा सेंस है रेलिवेंट लिमिट्स के बीच। आपको इसको इंटीग्रेट करना है एलिमेंट्री वॉल्यूम को, पर किसी रेलिवेंट वॉल्यूम, या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर या इसके ऊपर। मैं फिगर नहीं बनाना चाह रहा था पर मैंने ड्रॉ कर दिया इस समय, लेकिन इसके ऊपर इंटीग्रेट करने का मतलब आपको डेफिनेट लिमिट्स रखनी है। तो वो एक्स के लिए वो लिमिट किस प्रकार की हैं, 0 से लेकर LX तक। एक्स कोऑर्डिनेट जो है केवल 0 से LX के बीच वेरी हो सकता है, और उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट 0 से LY, और उसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट। तो जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी लिमिट्स तो फिक्स हो गई LX LY LZ तक स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ओके, जैसे मैंने 1 डायमेंशनल केस में दिखाया है, माना आप केवल एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, मेरा पार्टिकल 0 से LX के बीच उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। क्यों, एक्स कोऑर्डिनेट LX से लार्ज या 0 से कम नहीं हो सकता है। ओके, तो ये अब एक्स जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स थे उनकी जो हमने जो लिमिट्स हैं बड़े आराम से निकाल दी। अच्छा, क्या ऐसी कोई लिमिट्स PX PY PZ पे भी हैं? ये मुझे इंटीग्रेशन करने के लिए 6 इंटीग्रेशन करने हैं, तो इन 3 की तो लिमिट्स पता लग गई। इन 3 की लिमिट्स के बारे में कोई आइडिया? इंडिविजुअली PX और PY और PZ पे कोई वो नहीं है। PX PY PZ मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। इंडिविजुअली इन पे अपने आप में वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किस पे? PX PY PZ को मिलके हमारा मोमेंटम वेक्टर बनेगा P। उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो माना वो मोमेंटम वेक्टर है P। मोमेंटम वेक्टर जो है ये एनर्जी से रिलेटेड है। इस समय हमारा एक पार्टिकल है, उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन बॉक्स के अंदर पार्टिकल है और बॉक्स के अंदर पोटेंशियल कितना है, 0। तो एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन है। हम कैसे वाले सिस्टम का डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं, या कौन सी वाली स्टेट्स की काउंटिंग करना चाह रहे हैं फेज स्पेस वॉल्यूम के टर्म्स में? केवल वो वाले जिनकी एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, E तक। तो मतलब एनर्जी मैक्सिमम माना से 10 है, तो मोमेंटम की भी तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस E के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। माना एनर्जी 0 तो मोमेंटम की वैल्यू 0, एनर्जी 1 तो मोमेंटम की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा, एनर्जी 10 तो मोमेंटम की वैल्यू और ज़्यादा। तो हम केवल उन पार्टिकल्स को काउंट या उन स्टेट्स को काउंट करना चाह रहे हैं जिनकी एनर्जी मैक्सिमम कितने तक हो, E तक। तो मतलब हम मोमेंटम के टर्म्स में भी केवल उन्हीं स्टेट्स को काउंट करना चाह रहे हैं जिनका मोमेंटम कितने तक है, √2m। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकालें, ये इस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, √2m। अगर आप E एनर्जी तक की स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो फेज स्पेस में उनका वॉल्यूम वगैरह तो हम कंप्यूट करेंगे ही, पर उनके मोमेंटम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 से स्टार्ट होकर और मैक्सिमम कितने तक होता है, √2m E तक। ओके दिस, और ये मैंने नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन लिया है। हम नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप इसकी करस्पॉन्डिंग रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन चेंज हो जाता है, E² = P² C² + m² C⁴। करस्पॉन्डिंगली आप वो कर सकते हैं, बट हम नॉन रिलेटिविस्टिक वाले केस से ही कर रहे हैं। तो द आइडिया इज़ एक्स वाई जेड की लिमिट्स तो बड़े आराम से हमने पिक कर दी। PX PY PZ की लिमिट्स ऐसी आसान नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली PX PY PZ पे कोई लिमिट है भी नहीं। लिमिट किस पे है, वो PX PY PZ मिलके जो मोमेंटम वेक्टर बनाते हैं, उस मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे ऊपर नहीं हो सकता है।
फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी उस मोमेंटम का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 मैक्सिमम इस वैल्यू तक जा सकता है। तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर विच इज रिटन एज पी मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड √2m/e। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी मिनिमम बनेगी। अगर पी 0 है तो एनर्जी 0 मतलब ये वाला, आप इस वाली स्टेट की बात कर रहे हैं। फिर आपने मोमेंटम थोड़ा बढ़ाया तो ये वाली एनर्जी, फिर थोड़ा बढ़ाया ये वाली, फिर थोड़ा बढ़ाया ये वाली, केवल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और लास्ट में कौन से वाले मोमेंटम तक जाना है? वो वाला मोमेंटम जिसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? ई। वो वाला मोमेंटम कितना होता है? √2m/e। तो इंडिविजुअली पी एक्स पी वाई पी जेड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन केवल है इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ पी पे, और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? √2m/e। तो अब कैसे करें फिर इस इंटीग्रेशन को? हमें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। इस इंटीग्रेशन को कैसे करें? पहले इस इंटीग्रेशन को आप 6 अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं। 6 में से भी मैंने 3 अलग अलग ब्रेक किए। मोमेंटम वालों को यहाँ एक्चुअली 3 साइन मुझे लगाने चाहिए थे, लेकिन एक्स वाई और जेड के इंटीग्रल तीनों अलग अलग हैं। एक्स की लिमिट से वाई की लिमिट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, वाई की लिमिट से जेड की लिमिट पे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप का है। तो ये डी एक्स का इंटीग्रल करें 0 से LX तक, तो आपको मिलेगा LX, ये वाला LY, ये वाला LZ, और LX इंटू LY इंटू LZ, ये मल्टीप्लाई होकर हमारा फिजिकल वॉल्यूम। ये फेज स्पेस का वॉल्यूम नहीं है, ये एक्चुअली जिस पार्टिकल को हमने जिस बॉक्स में ट्रैप कर रखा है उस बॉक्स का जो फिजिकल वॉल्यूम है, ये वो है। ये हमारे पिछले लेक्चर में भी आया था। स्पेस वाले इंटीग्रल मेरे हो गए, स्पेस कोऑर्डिनेट्स के इंटीग्रल हो चुके हैं फिजिकल। अभी मेरा ये वाला इंटीग्रेशन बचा है। पी एक्स पी वाई पी जेड पे इंडिविजुअली मुझे लिमिट्स नहीं पता। हाँ, ये पता है ये मिलके जो मोमेंटम का वेक्टर बनाते हैं पी, उसकी रेंज 0 से लेकर √2m/e तक है। तो अभी ये इंटीग्रल मुझे करना बाकी है। इसको अब केवल इस इंटीग्रल पे कंसंट्रेट करते हैं। अब की बार मुझे केवल ये इंटीग्रल करना है। तो आप एक पी स्पेस, इसको मैं कहूँगा पी स्पेस। पी स्पेस का मतलब है आप एक ऐसा स्पेस लीजिए जिसकी एक एक्सिस पी एक्स है, एक एक्सिस पी वाई, एक एक्सिस पी जेड। यहाँ अगर आप एक एलिमेंट्री वॉल्यूम, एक छोटा सी डब्बा कंस्ट्रक्ट करें, उसकी एक साइड डी पी एक्स, एक साइड डी पी वाई, एक साइड डी पी जेड, तो ये एलिमेंट्री वॉल्यूम। अब मैं केवल इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने में इंटरेस्टेड हूँ। ये वाला मैं कर चुका हूँ इधर का पार्ट। ये तीनों मल्टीप्लाई करके एक छोटा वॉल्यूम इस पी स्पेस में। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन पी एक्स में, पी वाई में, पी जेड में कहाँ से कहाँ तक करना है ये नहीं पता। हमें पता ये है ये इंटीग्रेशन ऐसा किया जाना है कि पी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम 0 से लेकर √2m/e के बीच। ओके, अगर पी एक्स पी वाई पी जेड ये हैं, पी का रिलेशन पी एक्स पी वाई पी जेड से क्या है? पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पी एक्स पी वाई पी जेड हैं, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक की वेक्टर बनाएं, यही तो आपका पी वेक्टर होगा। इसका एक्स कंपोनेंट पी एक्स, वाई कंपोनेंट पी वाई, जेड कंपोनेंट पी जेड, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ। आप पे पी एक्स पी वाई पी जेड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पे रिस्ट्रिक्शन केवल ये है, ये जो पी वेक्टर, ये जो वेक्टर है, इसकी लेंथ जो आपको लेनी है, वो भी लेंथ, डायरेक्शन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसकी लेंथ मिनिमम 0 हो सकती है, मतलब आपको 0 मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करके और मैक्सिमम किस मैग्नीट्यूड तक जाना है? इस तक, √2m/e तक। इसको मैं बाद में r कहूँगा, r। ओके, आपको 0 से लेकर r रेडियस तक जाना है और सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में इंटीग्रेट करना है। सारी पॉसिबल डायरेक्शंस क्यों? पी एक्स पी वाई पी जेड पे इंडिविजुअली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपस में किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन बनाएं। रिस्ट्रिक्शन केवल ये है, पी की वैल्यू जो है, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, 0 से लेकर और r से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 0 से लेकर बेसिकली अगर आप इस इंटीग्रेशन को सीधे सीधे मोमेंटम के टर्म्स में देखें, पी एक्स पी वाई पी जेड के टर्म में भूल जाओ, सीधे मोमेंटम के टर्म्स में देखें, तो आपको एलिमेंट्री वॉल्यूम का इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर एक ऐसे स्फीयर के ऊपर जिसका रेडियस कितना है? √2m/e, ये r के बराबर, इक्वल टू r। ये जो इंटीग्रल है एलिमेंट्री वॉल्यूम पी स्पेस में, उसका इंटीग्रेशन करना है। पर कहाँ तक करना है? पी एक्स पी वाई पी जेड के टर्म्स में वो लिमिट बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ पी के टर्म्स में सोचें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी के टर्म्स में मुझे 0 रेडियस से लेकर और r रेडियस तक इंटीग्रेट करते जाना है। इंटीग्रेट का मतलब टोटल वॉल्यूम ऐड करते जाना है। ऐसे छोटे छोटे डब्बे जो हैं एलिमेंट्री वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स को ऐड करना है। लेकिन कहाँ? 0 से लेकर इस स्फीयर के अंदर पूरा। ओके, तो हमारा काम बड़ा आसान हो गया। वी जस्ट नीड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r की वैल्यू 2m/e के बराबर इन द 3D स्पेस। ये 3D स्पेस कौन सा है? पी स्पेस। ये एक्चुअल फिजिकल स्पेस नहीं है, ये केवल हमारा मोमेंटम स्पेस है। ओके,
स्फीयर ऑफ रेडियस आर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 2 है √2 me, तो वो वैल्यू मैंने रख दी है, तो निकल गया हमारा आंसर। फेज स्पेस में एनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो थी वो कुल मिला के कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपको v फिजिकल मिला था, और ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो इतने के बराबर है 4/3 पाई 2me⁻²3/2। यस, ये एनी स्टेट्स, ये एक्सप्रेशन को मैंने फिर से रिपीट किया है। एनी स्टेट्स जो थी, नंबर ऑफ स्टेट्स जिनकी एनर्जी किसी लेवल ई तक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6, वो नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी है। और फेज स्पेस में ये स्टेट्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं वो हमने ये कैलकुलेट कर दिया। तो अगर मैं इस वॉल्यूम को इस नंबर को इस वॉल्यूम को इस नंबर से डिवाइड करूं, इतनी हैं स्टेट्स और ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, तो एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो मुझे मिल जाएगा। इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड करें। आप देख सकते हैं ये दोनों एक्सप्रेशंस कितने सिमिलर हैं, 4π/3 4π/3, 2m3/2 2m3/2, e3/2 e3/2। मुझे ये दोनों अलग अलग लिखने की जरूरत भी नहीं थी, 2me⁻³ है बेसिकली ये, ओके, बट इधर वे v फिजिकल v फिजिकल। एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ 1/h³ का डिनोमिनेटर में है, h³ का फैक्टर डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल एक h³ का फैक्टर आपको न्यूमरेटर में मिलेगा फिर, ठीक है। इसको डिवाइड किया, जैसे टोटल वॉल्यूम n स्टेट्स का, n कह रहा हूँ मैं सिंपली, टोटल वॉल्यूम n स्टेट्स का, और वो n की वैल्यू इतनी है, तो अगर इससे डिवाइड किया तो एक स्टेट द्वारा फेज स्पेस में ऑक्यूपाइड वॉल्यूम तो मिला, तो वो नंबर इसमें कितना बन रहा है h³ के बराबर, ओके। इनफैक्ट इतना ही वो करके अब मैं जनरल आंसर दे सकता हूँ, बट मैं इसका मोस्ट जनरल केस भी डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी मैथमेटिकल डिटेल में नहीं। अगर इसके बाद का पार्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ना भी हो तो आप किसी दूसरे रिसोर्स से ज़रा इसको देख के कोशिश कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैं लास्ट में इस आंसर को यहाँ पे समराइज़ करूँगा, आप सीधे उस आंसर पे भी जंप कर सकते हैं अगर ये बीच का आपको समझ ना आए, बट लेट्स ट्राई टू सी। जनरल केस में बढ़ने से पहले बेसिकली इस केस में हुआ क्या, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमने निकाला, ये वाला इंटीग्रेशन तो आसान था, ये फिजिकल वॉल्यूम के बराबर बना, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन, यही वाला इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ा स्पेसिफिक होगा। इस समय ये वाला वॉल्यूम कितना बना 4/3 पाई r³ स्फीयर का वॉल्यूम, और 4/3 पाई r³ भी वैसे कैसे आता है, आप स्फीयर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलकुलस में, आप पहले एक शेल लेते हैं जिस शेल की इनर रेडियस p और बाहर की रेडियस p+dp। इस शेल का वॉल्यूम होता है 4πp²dp, इस शेल का सरफेस एरिया 4πp² और इसकी थिकनेस dp, तो इस एलिमेंट्री शेल का वॉल्यूम इतना, और इसको आप इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर r तक। ऐसी बहुत सारी शेल्स बनाओ, एक शेल जिसका रेडियस 0, फिर थोड़ा ज़्यादा रेडियस, थोड़ा ज़्यादा रेडियस, और r रेडियस तक अगर आप ऐसी शेल्स को ऐड कर दें तो आपका टोटल वॉल्यूम बनता है। आप इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन को कंपेयर करो। इनिशियली जब मैं dpx, dpy, dpz के टर्म्स में इंटीग्रेशन करना चाह रहा था तो मैं एक बॉक्स की बात करता कि हाँ, एक बॉक्स लिया जिसका वॉल्यूम dpx, dpy, dpz है, और फिर इस बॉक्स को इंटीग्रेट करते जाएंगे। कहाँ इंटीग्रेशन कहाँ करना है, इंटीग्रेशन करना तो आपको इस स्फीयर के अंदर अंदर ही करना है, लेकिन उसी पिक्चर को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस स्फीयर का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इस तरह के कई शेल्स के वॉल्यूम को ऐड करके, ओके। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जनरलाइज करने से पहले। माना आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास बराबर है, और माना उनको आपने 2 डायमेंशनल बॉक्स में रखा हुआ है। 2 डायमेंशनल बॉक्स का मतलब एक साइड Lx और एक साइड Ly। इस बॉक्स से बाहर, इस 2 डायमेंशनल बॉक्स से बाहर वो पार्टिकल नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब की बार 2 पार्टिकल्स हैं। तो इस सिस्टम का फेज स्पेस कैसा होगा, आपको पहले पार्टिकल के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, x और y, स्मॉल x स्मॉल y, और 2 मोमेंटा px py। और ऐसे ही जो दूसरा पार्टिकल है, पहले पार्टिकल के लिए एक x एक y, दूसरे पार्टिकल के लिए कैपिटल X कैपिटल Y, और करस्पॉन्डिंग px py और कैपिटल px कैपिटल y। तो इस समय टोटल फेज स्पेस जो है इस सिस्टम का 8 डायमेंशनल, 8 एक्सिस में प्लॉट नहीं कर सकता हूँ मैंने, जस्ट ऐसी 8 लाइंस ड्रॉ कर दी। आपका इस फेज स्पेस कितना है 8D डायमेंशनल। तो इस समय आप ये जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे थे, रेलिवेंट फेज स्पेस का वॉल्यूम वो निकालना, वो करने के लिए आपको इस समय इस तरह का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, dx dy d कैपिटल x d कैपिटल y dpx dpy dp कैपिटल p dp कैपिटल y, ये वाला। क्योंकि अब की बार एक जो छोटा सी वॉल्यूम आप लेंगे उस 8 डायमेंशनल, इस 8 डायमेंशनल स्पेस में अगर आप एक एलिमेंट्री वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट करें जो कि एक्चुअली 8 डायमेंशनल है, तो वो एलिमेंट्री वॉल्यूम इतना ही तो होगा, और इसको आप रेलिवेंट लिमिट्स के बीच क्या कर दो, इंटीग्रेट। अब इसमें से ये वाले इंटीग्रेशन बड़े आसान है। x की लिमिट, आपके फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट x है, स्मॉल x, उसकी लिमिट 0 से Lx तक की है। आपका ये पार्टिकल x एक्सिस पे 0 और Lx के बीच ही रहेगा, तो dx का इंटीग्रल बड़े आराम से करके आपको आंसर मिलेगा Lx। ऐसे dy का इंटीग्रल करके Ly, ऐसे d कैपिटल x
कैपिटल एक्स दूसरे वाले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है, पर उसकी रेंज भी तो 0 से एल एक्स तक है, और ऐसे ही दूसरे पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट 0 से एल वाई तक। तो इन इंटीग्रेशंस को आप करेंगे तो डी एक्स डी वाई का इंटीग्रल, जैसे यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड का इंटीग्रल एल एक्स इंटू एल वाई इंटू एल जेड मिला था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल केस है, तो डी एक्स डी वाई का इंटीग्रल एल एक्स एल वाई, और दूसरे डी एक्स डी वाई का इंटीग्रल भी एल एक्स एल वाई। तो इस समय फिजिकल जो वॉल्यूम है आपका, फिजिकल वॉल्यूम मतलब एल एक्स इंटू एल वाई, 2 डायमेंशनल सिस्टम है, इस समय फिजिकल वॉल्यूम की आपको 2 कॉपीज़ मिल रही हैं। अगर मैं इसे वी फिजिकल लिख सकूँ इस समय आपको वी फिजिकल का क्या मिल रहा है, स्क्वायर। क्यों मिला स्क्वायर, 2 पार्टिकल थे। आप इमेजिन कीजिए अगर 3 पार्टिकल होते तो वी फिजिकल का क्यूब। कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट है उसका इंटीग्रेशन तो हो गया, पर अब की बार मोमेंटम के 4 कंपोनेंट्स हैं, पहले पार्टिकल के एक्स और वाई और दूसरे के एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम। तो ये वाला इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है। अब ये वाला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले पार्टिकल का मोमेंटम माना स्मॉल पी है, टोटल मोमेंटम है स्मॉल पी, उसके कंपोनेंट्स पी एक्स पी वाई, और दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम कैपिटल पी जिसके कंपोनेंट्स कैपिटल पी एक्स कैपिटल पी वाई। तो पहले पार्टिकल की जो एनर्जी है माना E1, वो उसके मोमेंटम से इस तरह से रिलेटेड होगी p²/2m। ऐसी ही दूसरे पार्टिकल की एनर्जी उसके मोमेंटम से रिलेटेड होगी p²/2m। मास मैंने दोनों का इक्वल माना है, ये हो गया। और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 के बराबर। तो अगर मैं इस सिस्टम की टोटल एनर्जी की बात करूँ, वो E1 प्लस E2, और E1 कितना है, जैसे मैंने पीछे लिखा स्मॉल p²/2m, और E2 दूसरे वाले पार्टिकल का टोटल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करके लिखें, मैंने मासेस दोनों बराबर ले रखे हैं, तो 2m को मैं इस E के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। E1 और E2 की इंडिविजुअल वैल्यू में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि E1 और E2 की इंडिविजुअल वैल्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन सवाल कुछ इस तरह का होगा, माना ये 2 पार्टिकल हैं 2 डायमेंशनल बॉक्स में, और इस सिस्टम की टोटल एनर्जी 20 यूनिट्स हैं, तो इस 20 यूनिट एनर्जी तक कुल मिला के कितनी स्टेट्स पॉसिबल हैं। टोटल एनर्जी दे रखी है 20 की स्प्लिटिंग हो सकता है ऐसे हो 0-20, पहला पार्टिकल के पास एनर्जी 0 हो, एनर्जी 0 मतलब उसका मोमेंटम 0, और हो सकता है दूसरे पार्टिकल के पास पूरी की पूरी एनर्जी हो 20, या इसके पास 1 यूनिट एनर्जी हो, इसके पास 19, या इसके पास 1.5 हो, इसके पास 18.5, या कई इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं जिनसे ये दोनों पार्टिकल आपस में एनर्जी शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए E1 E2 का अपने आप में कोई रोल नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको E1 E2 को हटा के उसकी जगह E के टर्म में, तो पहले पार्टिकल के मोमेंटम का स्क्वायर और दूसरे पार्टिकल के मोमेंटम के स्क्वायर, उनमें आपस में ये रिलेशन है। और इनको अगर आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करें, p² है px² प्लस py², ऐसी कैपिटल p² है कैपिटल px² प्लस कैपिटल py²। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, यहाँ ये स्फीयर क्यों बना था, अगर ये 3 एक्सिस हैं, अगर आप इसे एक्स वाई जेड की तरह सोचें थोड़ी देर के लिए, पी के बजाय केवल एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट स्क्वायर, ये सर्किल की स्फीयर की इक्वेशन है। इस समय आप एक 4 डायमेंशनल स्पेस कंसिडर करो, 4 डायमेंशनल पी स्पेस, उसकी एक एक्सिस स्मॉल पी एक्स, एक्सिस स्मॉल पी वाई, एक कैपिटल पी एक्स, एक स्मॉल कैपिटल पी वाई, और राइट हैंड साइड में 2m को मैं अगेन √2m का स्क्वायर लिख रहा हूँ, √2m का नाम r, रेडियस का स्क्वायर। ये भी एक स्फीयर ही है, लेकिन ये स्फीयर आपका 4 डायमेंशनल स्पेस में है। इसको इस तरह की ऑब्जेक्ट्स को, हायर डायमेंशनल स्फीयर्स को हम इन जनरल हाइपर स्फीयर कहते हैं। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आपका लगभग ऐसे ही होने वाला है, लेकिन यहाँ आपका जो वॉल्यूम आया था पिक्चर में, वो 3 डायमेंशन वाला जो स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम आया था। अगर इसी के बजाय माना आपके पास केवल 2 कंपोनेंट्स होते, तो वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम आता वो 2 डायमेंशनल स्फीयर का वॉल्यूम आता। 2 डायमेंशनल स्फीयर मतलब सर्किल का वॉल्यूम मतलब उसका एरिया πr²। 3 डायमेंशन में 4/3 πr³। 4 डायमेंशन में आप अप्रोप्रिएट हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करें या बुक से उसके फॉर्मूले देखें, वहाँ से ये कर सकते हैं, और इसी चीज़ को आप जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आपका स्पेस इस तरह के 6 कंपोनेंट्स हैं, तो 3 पार्टिकल्स हैं माने, पहले के एक्स वाई, दूसरे के एक्स वाई, तीसरे के एक्स वाई, इक्वेशन आपको ऐसी ही मिलेगी, इसका स्क्वायर प्लस 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 इसका स्क्वायर, 6 कंपोनेंट्स का स्क्वायर बराबर r²। वो किसकी इक्वेशन है, 6 डायमेंशनल हाइपर स्फीयर। तो उस समय आप जब वॉल्यूम निकालेंगे, ये वाला इंटीग्रेशन तो बड़े आराम से हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन या तो v फिजिकल बनेगा, या v फिजिकल का स्क्वायर बनेगा, या v फिजिकल का क्यूब। 3 पार्टिकल हैं, v फिजिकल का क्यूब, 10 पार्टिकल हैं, v फिजिकल पावर 10, n पार्टिकल्स हैं, v फिजिकल पावर 10। लेकिन ये जो मोमेंटम वाले पार्ट का इंटीग्रल है, ये इस केस में तो सीधे सीधे स्फीयर का वॉल्यूम बना,
इस 4 डायमेंशनल वाले केस में, 4 डायमेंशनल मतलब 4P के केस में बात कर रहा हूँ, जब 4 कंपोनेंट्स ऑफ P हैं, इस समय ये 4 डायमेंशनल वाले स्फीयर, हाइपर स्फीयर का वॉल्यूम बनेगा। ऐसे 6 डायमेंशनल वाले केस में 6, ये नंबर ऑड नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके वो हो रहे हैं, ये वो होगा, नॉट नेसेसरली, सॉरी, इट कैन बी ऑड, माई मिस्टेक, ओके। तो ये वाला इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ 4D हाइपर स्फीयर। अब फिर से मैं अपने रिजल्ट्स को वो समराइज़ करता हूँ, अब इस समराइजेशन करने की बात आ गई। तो इस तरह से ये मैंने 4 डायमेंशनल वाले हाइपर स्पेस को दिखाने की कोशिश की है। एक एक्सिस PX, एक PY, एक कैपिटल PX, एक कैपिटल PY। यहाँ एक 4 डायमेंशनल हाइपर स्फीयर बनेगा, उसका वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम बशर्ते इंटीग्रेशन की रेंज 0 रेडियस से लेकर और मैक्सिमम रेडियस R तक। R की वैल्यू अगेन √2me। इस रेडियस की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हाइपर स्फीयर है, रेडियस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2me तक होना है, पर अब की बार हाइपर स्फीयर किस में है, 4 डायमेंशन में। ओके, दिस 1 डायमेंशनल पार्टिकल 3D में हमने देखा, ये वाला केस जो हमने ये डिस्कस किया, पार्टिकल इन अ बॉक्स जो हमने डिस्कस किया था, उसके लिए फेज स्पेस कितना बनता है, 6 डायमेंशनल, x y z p x p y p z, 6 डायमेंशनल फेज स्पेस। एनी का एक्सप्रेशन ऐसा था, एनी का एक्सप्रेशन था 4π/3, मैंने 2m⁻³ और e⁻³ को मिला के ये लिख दिया है। यहाँ पे फैक्टर जो था 2m⁻³ e⁻³ था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2me⁻³ 2me का स्क्वायर रूट r के बराबर है, तो ये r का क्यूब तो है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने r, वो जो रेडियस बन रहा है उस हाइपर स्फीयर का, उसके टर्म में अगर लिखूँ तो 4/3π r का क्यूब, और नीचे h³ का फैक्टर था, और साथ में v फिजिकल एक बार मल्टीप्लाइड था। ओके, और जब हमने फेज स्पेस का वॉल्यूम कैलकुलेट किया वो भी यही एक्सप्रेशन बना, उसमें ये h³ नहीं था। ओके, तो इसीलिए जब इस फैक्टर को इससे डिवाइड किया तो एक सेल का वॉल्यूम हमें कितना मिला, एक सेल का साइज मिला h³। अगर आप n पार्टिकल केस में चले जाएं, मैंने आपको 2 पार्टिकल 2 डायमेंशन में बताए। इन जनरल अगर आपके पास स्पेस तो 3 डायमेंशनल है, आप 3 डायमेंशनल बॉक्स सोचिए, एक बॉक्स जिसके अंदर आपके पास एक गैस है, नॉन इंटरेक्टिंग गैस। नॉन इंटरेक्टिंग मतलब उसके मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन कुल मिला के गैस के आपके पास हैं n पार्टिकल्स। तो इस समय आपका फेज स्पेस कितना डायमेंशनल होगा, एक पार्टिकल के XYZ कोऑर्डिनेट्स और उसी पार्टिकल के PX PY PZ, ऐसे दूसरे पार्टिकल के XYZ PX PY PZ, तो कुल मिला के n पार्टिकल्स हैं। तो इस समय आपका फेज स्पेस बनेगा 6n डायमेंशनल। और n अगर हमारा बहुत लार्ज है, से 1 मोल गैस है, तो ये नंबर बहुत हाई नंबर बनेगा। इस समय आप एक बहुत हाई डायमेंशनलिटी के फेज स्पेस की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल नहीं है, 6 × 10⁻23 के ऑर्डर का नंबर है, वेरी वेरी हाई डायमेंशनलिटी। बट डिस्पाइट दैट ये और ये रिजल्ट्स इसी टाइप के बनेंगे। इसी टाइप के मतलब एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो बनेगा, एनी का एक्सप्रेशन आप निकालेंगे 4/3π सम कांस्टेंट, उसकी जगह कोई और कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, सम कांस्टेंट। यहाँ r⁻3 आ रहा है, r⁻3 क्यों आया, स्पेस कितना डायमेंशनल है, 6 डायमेंशनल। 6 डायमेंशंस में से 3 डायमेंशन तो XYZ कोऑर्डिनेट्स ने ली, और 3 डायमेंशन किसने ली, PX PY PZ। ये R का इंटीग्रेशन जो होता है ये P स्पेस के ऊपर है। P स्पेस कितना डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल। फेज स्पेस की जितनी डायमेंशंस हैं उसमें से आधी डायमेंशन P के पास हैं, आधी डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स के पास हैं। तो ये r³ क्यों आया, P स्पेस में कितने डायमेंशंस हैं, 3, 6 का आधा। इस समय स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 6n डायमेंशनल। तो 6n डायमेंशन में से स्पेस कोऑर्डिनेट्स के इससे 3n डायमेंशन आएंगी, और 3n डायमेंशन आएंगी P के करस्पॉन्डिंग। सिम्बॉलिकली मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, अगर मैं उस स्पेस को स्प्लिट कर दूँ तो 3n डायमेंशंस तो कोऑर्डिनेट्स के पास हैं, और 3n डायमेंशन किसके पास हैं, सारे के सारे मोमेंटा पे। तो यहाँ r⁻3 आया, यहाँ आएगा r⁻3n। वो सर्किल का एरिया कितना होता है, सर्किल मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, r² πr²। पाई को मैंने ड्रॉप कर दिया, पाई एक्चुअली एक कांस्टेंट में यहाँ जाएगा, लेकिन r²। स्फीयर का r³, 4 डायमेंशनल वाले स्फीयर का वॉल्यूम r⁻4। तो 3n डायमेंशन में जो आप स्फीयर बनाएंगे, 0 से लेकर √2me तक उसको इंटीग्रेट करेंगे उस स्फीयर को, लेकिन उस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो r की किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा, 3n। और h में भी डिनोमीटर में वही फैक्टर मिलेगा आपको, h⁻3n। इसी तरह से, और v फिजिकल की कितनी कॉपीज़, n कॉपीज़। पिछले एग्जांपल में हमने देखा 2 पार्टिकल हैं तो v फिजिकल 2 बार आया, 3 पार्टिकल होते हैं 3 बार, n पार्टिकल्स हैं तो v फिजिकल कितनी बार आएगा, n बार। ne जो नंबर है जनरल n पार्टिकल्स के लिए इस तरह का हो जाएगा।
और फेज स्पेस में एन पार्टिकल्स जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं वो नंबर भी सेम होगा, ये कांस्टेंट सेम होगा, जैसे यहाँ ये कांस्टेंट 4/3 4/3 दोनों जगह सेम था। बाकी ये एक्सप्रेशन सारे के सारे सेम है, केवल ये एच वाला फैक्टर एक जगह होता है एक जगह नहीं होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी होगी। ये बाकी एक्सप्रेशन सेम, यहाँ h⁻3n का फैक्टर, यहाँ h⁻3n का फैक्टर नहीं होगा। तो अगर आप इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, ये फेज स्पेस का वॉल्यूम है और इतनी स्टेट्स ने इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, तो एक एक स्टेट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है इस जनरल केस में, h⁻3n, ये वाला फैक्टर। ये हमारा फाइनल आंसर है। जनरल 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में एक सेल का या एक स्टेट जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो कितना है, h⁻3n। दिस इज़ माय फाइनल आंसर। अब अगर आप ये सेकंड वाला डिस्कशन नहीं भी समझे, आप इसे रिवर्स में आर्ग्यूमेंट करके लाओ। यहाँ पे तो मैंने पहले मैं यहीं से आर्ग्यूमेंट करता हूँ, लेकिन आप इसको रिवर्स में पेश कर सकते हैं। h⁻3n 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस समय फेज स्पेस कितना होता है, केवल 2 डायमेंशनल होता है। फेज स्पेस 2 डायमेंशनल हुआ, ठीक है। ये h⁻3n क्यों आया आंसर, इस h⁻3n को ऐसे समझो, फेज स्पेस की डायमेंशनलिटी 6n है, 6n का आधा, जितनी फेज स्पेस की डायमेंशनलिटी है, चलो इसे ऐसे लिख देते हैं hd/2, d मतलब फेज स्पेस की डायमेंशनलिटी। तो जो सेल का साइज़ बनता है उस फेज स्पेस में एक स्टेट का जो साइज़ बनता है वो बनता है h⁻d/2। d इज़ द डायमेंशनलिटी ऑफ द फेज स्पेस। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में फेज स्पेस 2 डायमेंशनल होता है, एक x और एक p। d की वैल्यू, कैपिटल D की वैल्यू 2 है, तो ये एक्सप्रेशन बना h⁻2/2, 2/2 इज़ 1 h। ये रिजल्ट हमने निकाला तो था। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक सेल का साइज़ h होता है। एक पार्टिकल लिया 3 डायमेंशनल बॉक्स में, सिंगल पार्टिकल है 3D में, आपने उसे 3 डायमेंशनल बॉक्स में कन्फाइन कर रखा है। इस समय आपका फेज स्पेस बनता है 6 डायमेंशनल, 3 XYZ, 3 PX PY PZ, 6 डायमेंशनल। D की वैल्यू, कैपिटल D की वैल्यू 6 है, 6/2 इज़ 3 h⁻3। ये भी हमने रिजल्ट, मैंने ये 2 रिजल्ट्स एग्जैक्ट निकाले हैं, इस केस में कन्फर्म हो रहे हैं। अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को यहाँ से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो हमने जो 2 रिजल्ट्स एग्जैक्ट निकाले हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, एक एक सेल का साइज़ कितना है, एक एक स्टेट का साइज़ कितना है, h⁻1 h। और 3D में पार्टिकल के लिए इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके h3। आप इसको रिवर्स में आप एक्स्ट्रापोलेट करो, आपको जब फेज स्पेस 2 डायमेंशनल है तो साइज़ बना h मतलब h⁻2/2। जब स्पेस 6 डायमेंशनल है, फेज स्पेस 6 डायमेंशनल है, तो साइज़ बना h3 मतलब h⁻6/2। तो इन जनरल अगर फेज स्पेस d डायमेंशनल है तो जो साइज़ बनेगा h⁻d/2। और n पार्टिकल्स के लिए फेज स्पेस खुद कितना डायमेंशनल बनता है, 6n डायमेंशनल, तो d की जगह 6n रखो, 6n/2, और 6n/2 कितना होगा, 3n। आप रिवर्स में इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ से यहाँ अपना आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ, इन जनरल इफ़ यू हैव गॉट अ गैस या कोई सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ n नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इन 3D में अगर n पार्टिकल्स हैं तो उस समय जो फेज स्पेस बनेगा वहाँ एक एक सेल का साइज़, और एक एक सेल मतलब एक एक स्टेट जितना साइज़ ऑक्यूपाई करती है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से वो h⁻3n बनता है। ओके, सो दिस इज़ वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिस। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।